नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज टीवी इंडिया। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक अहम खबर के साथ, जहां मध्य पूर्व में जारी जंग के बीच भारत के लिए राहत भरी खबर सामने आई। जहां स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में बता दें फंसे भारत के 2 एलपीजी जहाज अब सुरक्षित निकल चुके हैं और भारत की ओर बढ़ रहे हैं। दरअसल ईरान ने हाल ही में इस अहम समुद्री मार्ग को बंद करने का ऐलान किया था। ये फैसला अमेरिका और इजराइल के साथ बढ़ते तनाव के बाद लिया गया था, जिससे दुनिया भर में तेल और गैस सप्लाई को लेकर चिंताएं बढ़ गई थी। इसी बीच भारत के लिए अच्छी खबर सामने आई है। भारत के एलपीजी से लदे 2 जहाज शिवालिक और नंदा देवी को ईरान ने रास्ता पार करने की अनुमति दे दी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल के मुताबिक बता दें, दोनों जहाज आज सुबह सुरक्षित रूप से हॉर्मूज जल मंडल को बता दें मध्य पार कर चुके हैं और अब भारत की ओर बढ़ रहे हैं। बताया यह भी जा रहा है कि शिवालिक जहाज 16 मार्च को और नंदा देवी 17 मार्च को भारत पहुंच जाएगा। इससे देश में एलपीजी सप्लाई को लेकर बनी चिंता काफी हद तक कम होने की पूरी सभी को उम्मीद है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे अगली खबर का। देश में चुनावी माहौल तेज होने वाला है। आज शाम 4 बजे बता दें ईसीआई दिल्ली के विज्ञान भवन में बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है। माना यह भी जा रहा है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में 5 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा चुनाव का पूरा शेड्यूल घोषित भी किया जाएगा। जिन राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है उनमें पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी भी शामिल है। बता दें इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के साथ चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी भी वहां पर मौजूद रहेंगे। पिछले कुछ हफ्तों में चुनाव आयोग की टीम इन सभी राज्यों का दौरा कर चुकी है। फरवरी में असम, तमिलनाडु और पुडुचेरी का दौरा किया गया था, जबकि 6 और 7 मार्च को केरल और 9 से 10 मार्च के बीच पश्चिम बंगाल में तैयारियों का जायजा भी लिया गया। इन दौरों के दौरान राजनीतिक दलों, पुलिस और प्रशासन के साथ बैठकें हुई। चुनाव आयोग ने खास तौर पर हिंसा रोकने, वोटर लिस्ट ठीक करने, ईवीएम और वीवीपैट की जांच और सुरक्षा बलों की तैनाती पर फोकस किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आज ही चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट जुड़ी अपील की आखिरी तारीख आज यानी 15 मार्च है। तो ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर आज शाम 4 बजे बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। इसी पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी ऋतिक ठाकुर जुड़ गए हैं। ऋतिक, क्या कुछ नया अपडेट आ रहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस से जुड़ा हुआ? ये प्रेस कॉन्फ्रेंस अहम भी मानी जा रही है बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल में चुनाव को देखते हुए। साथ ही विपक्ष दलों का भी बड़ा बयान सामने आ रहे हैं। नेता संजय राउत ने भी जैसे साफ कह दिया था कि मुझे इस चुनाव के बारे में कुछ नहीं पता, मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। इसके बीच अब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्या कुछ नतीजे आ सकते हैं सामने? ऋतिक। बिल्कुल सुना, देखिए अगर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की हम बात करें तो लगभग जो ये 5 राज्यों में ये चुनाव होने हैं, 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश है पुडुचेरी। तो ऐसे में अब चुनाव की तारीखों का ऐलान ये माना जा रहा है कि शाम 4 बजे तक हो सकता है। कोई औपचारिक पुष्टि यहाँ पर की जा सकती है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन की अगर हम बात करें तो जैसे कि बता दिया, पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट को लेकर के जो भी आखिरी आवेदन देने की तारीख थी वो भी आज थी। और ऐसे में क्योंकि लगातार हमने देखा है असम का दौरा, पश्चिम बंगाल का दौरा जो है इलेक्शन कमीशन की टीम कर चुकी है। अब आज शाम को जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार यहाँ पर शामिल होंगे। उनके साथ चुनाव आयुक्त विवेक जोशी और सुखबीर सिंह संधू शामिल होंगे। यानी कि ये साफ है कि अब जो ये चुनावी सरगर्मियां चल रही थी राजनीतिक पार्टियों पर, लगातार ये बोला जा रहा था कि कब उनकी सूचियां जारी होंगी, सभी को लेकर के अब इसकी डिटेल सामने आ सकती है। ये बताया जा सकता है कि कैंपेनिंग की आखिरी दिन कौन सा होगा, चुनाव प्रचार कब रुक जाएगा, आचार संहिता यानी कि कोड ऑफ कंडक्ट कब से लागू होगा, उसके बाद जो मतदान है कितने फेजेस में होंगे, कब होंगे, कहां पर होंगे, इसको भी लेकर के पूरी डिटेल्स आ सकती है। क्योंकि अभी एसआईआर का मुद्दा हमने देखा था, जब आखिरी चुनाव बिहार में हुआ था तो एसआईआर का मुद्दा बहुत ज्यादा स्नेहा गरमाया था। उसके बाद इलेक्शन कमीशन पर काफी सारे सवाल खड़े हुए थे, जिसके तहत अब यहाँ पर इलेक्शन कमीशन जब इस बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी तो कहीं ना कहीं वो अपने आप में एक चैलेंज होगा कि वहाँ के लोगों को ये विश्वास दिलाया जाए कि यहाँ का जो इलेक्शन है वो पूरी तरीके से सुचारू रूप से करवाया जाएगा, उसमें कोई भी धांधली नहीं हुई। क्योंकि बार बार ये बोला जाता है ईवीएम, वीवीपैट, इनकी शिकायतें बार बार आती है, तो सुचारू रूप से ठीक रखने की बात यहाँ पर की जाएगी। स्नेहा।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये तमाम जानकारी देने के लिए ऋतिक। तो ये बहुत बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां शाम 4 बजे बता दें बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे अगली खबर का। आज शाम 4 बजे चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान करने जा रहा है, लेकिन उससे पहले ही असम की राजनीति में खलबली मच गई है। चुनावी बिगुल बजने से ठीक पहले बता दें, आपने अपने 14 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर सबको चौंका दिया है। इतना ही नहीं, विपक्षी खेमे में भी हलचलें अब तेज हो गई हैं। खबर है कि कांग्रेस ने अपने 65 उम्मीदवारों के नाम लगभग तय कर लिए हैं। वहीं टीएमसी भी अगले 48 घंटों के भीतर भीतर अपने प्रत्याशियों का ऐलान करने वाली है। असम विधानसभा चुनाव के लिए सियासी पारा चढ़ चुका है। आम आदमी पार्टी ने तारीखों के ऐलान से पहले ही अपनी पहली सूची जारी कर दी। इस लिस्ट में 14 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं, जिसमें बता दें ईस्ट गोलपारा सीट से जिन्ना अमीर हुसैन पर भरोसा जताया गया है। आपका ये साफ कहना है कि वह इस बार नए चेहरों और स्थानीय मुद्दों के साथ असम के मैदान में मजबूती से उतर रही है। वहीं दूसरी तरफ बात करें, कांग्रेस भी पीछे नहीं है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस ने 65 उम्मीदवारों की सूची तैयार कर ली है, जो किसी भी वक्त सामने आ सकती है। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने भी असम में अपनी सक्रियता अब बढ़ा दी है। खबर है कि अगले 48 घंटों में टीएमसी अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा भी कर देगी। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि चुनाव आयोग के आधिकारिक ऐलान से पहले उम्मीदवारों की ये होड़ दिखाती है कि इस बार असम का मुकाबला बेहद दिलचस्प होने वाला है। तो चुनाव की तारीखों से पहले पार्टियों में ये हलचलें तेज हो गई। असम चुनाव की तैयार राजनीतिक पार्टियां हैं। असम चुनाव को लेकर सभी लोग अपने अपने उम्मीदवारों के नाम अब जारी कर रहे हैं। साथ ही टीएमसी भी अब थोड़ी ही देर में घोषणा करने वाली है, ऐसी खबरें भी सामने आ रही है। आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। साथ ही कांग्रेस की भी पहली लिस्ट जारी कर दी गई है। ये बड़ा ऐलान सामने आया है। पार्टी ने उम्मीदवारों के नामों का ये बड़ा ऐलान किया है, जिसको लेकर अब आरोप प्रत्यारोप की राजनीति भी सामने आ रही है। चलिए इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे अगली खबर का। असम में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सियासत तेज हो गई है। इसी बीच बता दें, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह असम के दौरे पर पहुंचे। गुवाहाटी में एक बड़ी जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने विपक्ष पर जोरदार हमला बोला है। अपने भाषण में अमित शाह ने यह साफ कहा कि आज से करीब 10 साल पहले पूरे नॉर्थ ईस्ट में स्वास्थ्य सेवाओं की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। उन्होंने ये भी कहा कि असम में भी अस्पताल और इलाज की सुविधाएं कमजोर थी। उन्होंने आरोप लगाया कि कई साल तक राज करने वाली राहुल गांधी की पार्टी कांग्रेस ने लोगों को सेहत पर उनके ध्यान बिल्कुल भी नहीं दिया है। अमित शाह ने यह भी कहा कि बीते कुछ सालों में केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने का काम किया है। नए अस्पताल बनाए हैं, इलाज की सुविधा बढ़ाई है और लोगों को पहले से ज्यादा मदद मिल रही है। चुनाव से पहले इस बयान को लेकर सियासी माहौल और गर्मा गया है। अब देखना यह होगा कि असम की जनता इस बार किसे मौका देती है। से पूरे नॉर्थ ईस्ट के लिए, आसाम के लिए एक नए युग का परिचायक है। आप याद करिए 10 साल पहले पूरे नॉर्थ ईस्ट की स्वास्थ्य सेवाओं का हाल क्या था। इवन आसाम की स्वास्थ्य सेवाओं का हाल बड़ा जर्जरित था। सालों तक शासन में रहने वाली कांग्रेस ने अपने परिवारों के आर्थिक स्वास्थ्य के अलावे लोगों के स्वास्थ्य की चिंता नहीं की। और मैं आज देख रहा हूं, हेमंत विश्व शर्मा जी जब से असम के मुख्यमंत्री बने, एक लगन के साथ आज असम की स्वास्थ्य सेवाओं को गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे विकसित राज्यों के समकक्ष बनाने में हेमंत भाई सफल हुए हैं, इसमें दो राय नहीं।
खबरों में आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे अगली खबर का। बिहार में राज्यसभा चुनाव के बीच इफ्तार पार्टियों ने सियासी रंग ले लिया है। राज्यसभा चुनाव के बीच पटना में होने वाले इफ्तार कार्यक्रमों ने सियासी हलचलें अब बढ़ा दी हैं। आज पटना में दरअसल एआईएमआईएम की ओर से इफ्तार पार्टी रखी गई है। इस कार्यक्रम में आरजेडी नेता और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के शामिल होने की बता दें संभावना है। ये इफ्तार कार्यक्रम असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की तरफ से आयोजित किया जा रहा है। दूसरी ओर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी राज्यसभा चुनाव में संभावित जीत के बाद 18 मार्च को अपने आवास एक अड़े मार्ग में भव्य दावते इफ्तार देने वाले हैं। वहीं चिराग पासवान ने भी बता दें 16 मार्च को अपनी पार्टी कार्यालय में इफ्तार पार्टी रखने का एक बड़ा ऐलान भी अब कर दिया है। इन लगातार हो रहे इफ्तार कार्यक्रमों ने बिहार की राजनीति को नई चर्चा दे दी है। खासतौर पर सीमांचल इलाके और मुस्लिम वोट बैंक को लेकर सियासी हलचलें तेज हो गई हैं। ऐसे में तेजस्वी यादव का एआईएमआईएम के मंच पर जाना कई बड़े सियासी संकेत भी दे रहा है। आने वाले दिनों में इन मुलाकातों का असर बिहार की राजनीति में साफ दिख सकता है।